नमस्कार, मैं श्रुति दुबे मिस्टर भारत एजुकेशन पॉइंट के इस मंच पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है बेटा? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है पाचन तंत्र। मतलब हमारे अंदर जब हम भोजन को खाते हैं तो किस तरीके से काम होता है, यही चीज़ हम पाचन तंत्र के अंदर पढ़ते हैं। पाचन तंत्र के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आता है आहार नाल, एक आता है पाचन ग्रंथियाँ। ठीक है, थोड़ा सा हम पाचन के बारे में समझेंगे, डाइजेशन के बारे में समझेंगे कि डाइजेशन या फिर पाचन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आती है बेटा पाचन, इसको हम कहते हैं डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स फूड हम लेते हैं उसी को हम सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं। मतलब कि जटिल भोजन जो होता है, जटिल को सरल में चेंज करना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने रोटी खाई, ठीक है, तो रोटी क्या है? वो एक जटिल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज करेंगे, बाद में हमें ग्लूकोज, सबसे छोटा मॉलिक्यूल जो होगा वो ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, तो ग्लूकोज के अंदर ही एनर्जी मिलेगी हमें। ठीक है, तो यही चीज़ क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ही सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज करना क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है, पाचन कहलाता है। ठीक है, तो और इसके अंदर जो काम करते हैं, जिस सिस्टम के अंदर हम पढ़ते हैं उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ आती है आहार नाल, आहार नाल, और दूसरी चीज आती है पाचन ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां। ठीक है, अब आहार नाल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। और पाचन ग्रंथियों को हम कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, इतनी बातें समझ में। अब देखो, जो आहार नाल होता है वो 32 फीट लंबा होता है। ठीक है बेटा, और यही चीज आहार नाल क्या है? ये आहार नाल है। ठीक है, तो आहार नाल के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं जो कि डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब एक एक अंग को समझेंगे। सबसे पहला अंग होता है माउथ, माउथ जहाँ से भोजन लिया जाता है अंदर। ठीक है, पहली चीज क्या आती है? पहली चीज आती है माउथ। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही सभी को? पहली चीज क्या है? माउथ है। माउथ से हम क्या करेंगे? भोजन को अंदर लेंगे। अब सेकेंड चीज आती है, भोजन को हमने अंदर ले लिया, इसके बाद कहाँ जाएगा भोजन? ग्रास नली के द्वारा नीचे होगा। ठीक है, ग्रास नली का काम होता है बेटा ऐसे ऐसे मूवमेंट कराते हुए भोजन को नीचे की तरफ ढकेलना। ठीक है, बस इसका इतना ही काम होता है कि जो भोजन इसके पास आया है उसको वो नीचे भेज दे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अब देखो, भोजन यहाँ से जाएगा, फिर भोजन कहाँ पहुँचेगा? आमाशय के पास। भोजन कहाँ जाएगा? ये जो नली है ये यहाँ, ये लीवर जो है, लीवर के पीछे से ये निकलते हुए ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है बेटा, और ये कहाँ खुल रहा है? स्टमक के अंदर, आमाशय के अंदर। आमाशय का काम क्या होगा? यहाँ पे भोजन थोड़े टाइम के लिए स्टोर होगा, 4 से 5 घंटे तक, और यहाँ पे डाइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, माउथ के अंदर भी डाइजेशन शुरू होता है, बट यहाँ पे केवल स्टार्च का डाइजेशन होता है। माउथ के अंदर ओनली स्टार्च का डाइजेशन होता है। स्टार्च क्या होता है बेटा? स्टार्च, अभी मैंने आपको बताया कि स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है। एक बात ध्यान रखने वाली होती है कि पाचन किसका होता है। ठीक है, तो पाचन में मेजर चीज़ें क्या आती हैं? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, और किसका पाचन होता है? और फैट का पाचन होता है। ठीक है, वसा का पाचन होता है। अब देखो, भोजन के अंदर हम क्या करते हैं? भोजन के साथ तो हम कार्बोहाइड्रेट ही लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, और क्या लेते हैं? विटामिन्स मिलता है हमें भोजन से। हमें क्या मिलता है? विटामिन्स मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं। तो जो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जल होता है बेटा, ये ऑलरेडी छोटे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, तो इनका डाइजेशन नहीं होता है, पानी का डाइजेशन नहीं होगा। जो विटामिन्स हैं, खनिज तत्व हैं, इन सब का डाइजेशन नहीं होगा क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी छोटे फॉर्म में हैं। बट डाइजेशन किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, प्रोटीन का डाइजेशन होगा, फैट का डाइजेशन होगा।
क्योंकि ये बड़े मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भोजन में लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। इसीलिए हमें डाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको हम सिंपल फॉर्म में तोड़ सकें। और सिंपल फॉर्म में तोड़ना क्यों जरूरी है? बिकॉज सिंपल फॉर्म में तोड़ने के बाद ही हमें एनर्जी मिलेगी। ये बातें समझ में आ रही सभी को? अब देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने आपको बता दिया आहार नाल। आहार नाल के बारे में हम समझ रहे हैं। पहली चीज़ आती है माउथ। माउथ को हम कहते हैं मुख। मुख के अंदर केवल स्टार्च का डाइजेशन होता है। फिर भोजन कहाँ पे आए? ईसोफेगस, ग्रास नली के पास। बेटा ग्रास नली का एक ही काम होता है कि ये भोजन को मसल्स के मूवमेंट के द्वारा नीचे भेज सके। ठीक है, अब भोजन यहाँ से कहाँ पे आता है? स्टमक के पास। स्टमक का काम क्या होता है? ये अपने अंदर 4 से 5 घंटे भोजन को स्टोर रखता है। फिर यहाँ पे एसिड सिक्रीट होता है। यहाँ पे जठर रस बनता है जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है। ठीक है, और यहाँ पे अभी हमने देखा था स्टार्च का, बट स्टमक के अंदर क्या होता है? प्रोटीन और स्टार्च दोनों का डाइजेशन होता है। ठीक है, प्रोटीन और स्टार्च दोनों का डाइजेशन होता है। अब देखो, इसके बाद स्टमक के बाद भोजन कहाँ पे जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। ये देखो, यही नली पीछे से खुलते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन के पास गई है, और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये कहाँ पे? बड़ी आंत के पास खुलेगी। ठीक है, फिर बड़ी आंत से कहाँ पे होगा? जो भी वेस्ट पदार्थ होंगे बड़ी आंत से मलाशय रेक्टम में खुल जाएंगे, यहाँ पे स्टोर होगा, और फिर क्या होगा? गुदा एनस के थ्रू बाहर निकाल दिए जाएंगे। ये बातें समझ में आ रही? सबसे पहले हमने भोजन को मुख के द्वारा लिया। मुख को बेटा कहीं कहीं पे ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी भी लिखते हैं, या फिर माउथ कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, तो मतलब कि खाली जगह। कैविटी का मतलब क्या होता है? खाली जगह। ठीक है, तो हमने क्या किया? माउथ से भोजन को लिया। भोजन को फिर ईसोफेगस के द्वारा नीचे भेज दिया गया। नीचे जाते ही ये स्टमक के पास पहुंचता है। स्टमक के अंदर 4 से 5 घंटे तक भोजन रहता है। यहाँ पे स्टार्च और प्रोटीन का डाइजेशन होता है ना बेटा? फिर क्या होगा? स्टमक से भोजन कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। स्मॉल इंटेस्टाइन की खास बात होती है कि यहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। ये बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम का मतलब क्या होगा? सबसे ज़्यादा डाइजेशन भी होगा, और बेटा सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी होगा, और शोषण भी होगा। ठीक है, ये बात समझ रहे हो आप? इतनी बातें समझ में आ रही है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या होगा? मैक्सिमम डाइजेशन भी होगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी होगा। ठीक है, अब जो भी बची कुची जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ पहुँचेंगी? लार्ज इंटेस्टाइन के पास। लार्ज इंटेस्टाइन के पास कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। यहाँ पे ना कोई डाइजेस्टिव एंजाइम होता है और किसी प्रकार का डाइजेशन भी नहीं होता है। बस यहाँ पे क्या होगा? जल का अवशोषण होगा। ठीक है, भोजन में जो भी पानी है वो क्या किया जाएगा? अवशोषित कर लिया जाएगा, मतलब कि एब्जॉर्ब हो जाएगा, और फिर जो चीज़ें बची होंगी उसको हम वेस्ट कहेंगे, और बेटा यही वेस्ट क्या होगा? मलाशय के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से गुदा के पास जाके इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। ये बातें समझ में आ रही सभी को? एक बार इस पेज को हम समराइज कर देते हैं। बेटा देखो, सबसे पहले हमने देखा पाचन। पाचन क्या होता है? जटिल मॉलिक्यूल्स को हमने सरल फॉर्म में तोड़ दिया, इसी को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन के अंदर जो भी सिस्टम हमारा पार्टिसिपेट करता है इसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के अंदर 2 चीज़ें आती हैं। पहली आती है आहार नाल। आहार नाल को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। दूसरी चीज़ आती है पाचन ग्रंथियाँ, जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, आहार नाल की लंबाई की बात करेंगे तो ये होता है 32 फीट। ठीक है, और फिर ये देखिए पूरा आहार नाल का डायग्राम है। आहार नाल में सबसे पहली चीज़ आती है माउथ कैविटी, या फिर बक्कल कैविटी, या फिर ओरल कैविटी, जहाँ से हम भोजन को लेते हैं। भोजन मुख के द्वारा अंदर जाता है, और फिर ये पहुँचता कहाँ पे है बेटा? ये ईसोफेगस ग्रास नली के पास पहुँचता है। ग्रास नली के अंदर आपको क्रमानुकुंचन पेरिस्टल्टिक मूवमेंट मसल्स की दिखेंगी, जो भोजन को नीचे की तरफ ढकेलेगा। और इसके बाद क्या होगा? भोजन हमारा आमाशय स्टमक के पास पहुँच, स्टमक आमाशय के पास पहुँच रहा है।
यहाँ पे 4 से 5 घंटे तक भोजन रहता है और यहाँ पे आपको प्रोटीन, स्टार्च, इन सब का डाइजेशन दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 से 5 घंटे तक भोजन रहने वाला है और यहाँ पे प्रोटीन और स्टार्च का डाइजेशन होगा। ठीक है, अभी हम एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बट ये एक ओवरव्यू है। ठीक है, फिर अब भोजन यहाँ से कहाँ पहुँचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आपको मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइजेशन, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद देखो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है बेटा, उसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम एंड तीसरा होता है इलियम। ड्यूडेनम को हम ग्रहणी कहते हैं। ठीक है, ड्यूडेनम को हम क्या कहते हैं? ग्रहणी कहते हैं। और यहाँ पे क्या, यहाँ इसका काम क्या होता है? इन सभी का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के जो तीनों पार्ट होते हैं, इनका काम क्या होता है? डाइजेशन कराना और एब्जॉर्प्शन कराना, मतलब मैक्सिमम डाइजेशन। जो भी चीज़ें बची खुची अभी तक है, इनका क्या हो जाएगा? डाइजेशन हो जाएगा, सबसे सिंपल फॉर्म में टूट जाएंगे यहाँ पे। और इसके बाद क्या होगा? जो भी उसके अंदर विटामिन हैं, जो भी मिनरल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें क्या कर दी जाएंगी? एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या आता है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता और बड़ी आंत के पास एक भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। यहाँ पे केवल क्या होता है? जल का अवशोषण होता है और जो भी वेस्ट बच जाता है वो रेक्टम के अंदर स्टोर हो जाता है। और यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं? फीकस कहते हैं। वेस्ट को हम क्या कहते हैं? फीकस कहते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या होता है? एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, इसी को हम कहते हैं डिफिकेशन। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई सभी को? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो भी चीज़ें बताई उम्मीद करती हूँ कि सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर बेटा माउथ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आती है माउथ। अब देखो अगर माउथ की बात करेंगे तो माउथ में क्या होती है? 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ होती हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है बेटा, सबसे बड़ी पैरोटिड। सेकेंड होती है सबलिंगुअल एंड थर्ड होती है मैंडिबुलर। ठीक है, अब देखो लाल ग्रंथि का काम क्या होता है? लाल ग्रंथि एक चिपचिपा पदार्थ सिक्रीट करता है, जो क्या करता है? भोजन को सिंपल बना देता है, जिससे कि वो आसानी से नीचे जा सके। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई? 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ होंगी। अब देखो डेली अगर एक दिन की बात करें तो 1.5 लीटर सलाइवा पर डे निकलता है। ठीक है बेटा, बातें समझ में आ रही? 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ ह्यूमन माउथ के अंदर होता है। और कौन कौन सी होती है? पहली होती है पैरोटिड। पैरोटिड जो होती है कान के नीचे होती है। सेकेंड सबलिंगुअल, सब का मतलब हुआ बेटा बिलो, मतलब नीचे। लिंगुअल का मतलब हो गया जीभ, मतलब टंग के नीचे। तो ये सबलिंगुअल हो गई। एंड थर्ड क्या हो गया? सब मैंडिबुलर कहाँ होता है? मैंडिबल आप जानते हो, जबड़े के नीचे। ठीक है, अब सेकेंड काम क्या होता है? ये टाइलिन एंड डाइस्टेज सेक्रेट करता है, जो कि स्टार्च का डाइजेशन कराता है। ठीक है बेटा, और माउथ के अंदर 30% स्टार्च क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। ये बातें समझ में आ रही है? अब देखो थर्ड चीज क्या होता है? यहाँ पे लाइसोजाइम निकलता है, जो कि जीवाणुनाशी होता है, बैक्टीरिया को किल करता है, जीवाणुनाशी। ठीक है बेटा, लाइसोजाइम का काम क्या होता है? ये बैक्टीरिया को किल करता है। जो भी भोजन के अंदर हमारे बैक्टीरिया होता है उसको क्या करता है? ये किल करता है। या फिर आप देखते हो छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं? मिट्टी में चलते हैं और कुछ भी हमें मुंह में हाथ डाल लेते हैं, तो क्या होता है? इसमें जो भी बैक्टीरिया होता है सलाइवा के अंदर हमारी लाइसोजाइम होता है, जो कि उसको किल कर देता है। ठीक है, इसीलिए हम हमेशा बीमार नहीं होते। जिसकी प्रतिरक्षा तंत्र तेज होता है उसके अंदर ये सब चीज़ें खुद अपनी बॉडी प्रोटेक्ट कर सकती है। ठीक है, अब देखो सेकेंड क्या हो गया? सेकेंड आता है ग्रास नली। ग्रास नली को हम कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस का काम क्या होता है बेटा? ईसोफेगस के अंदर पाचन नहीं होता, मतलब यहाँ पे कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होगा, यहाँ पे किसी प्रकार का पाचन
पाचन नहीं होगा, न तो स्टार्च का पाचन होगा, न तो कार्बोहाइड्रेट का होगा, ना ही प्रोटीन का होगा, ना ही फैट का होगा, किसी भी तरीके का पाचन नहीं होगा। इसका काम बस एक ही होता है कि जो भोजन आ रहा है इसके पास, अभी लास्ट वाले डायग्राम में मैंने बताया था, जो भी भोजन आ रहा है वो क्या करेगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू क्या करेगा, भोजन को नीचे भेज देगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही। तो यहाँ पे इसोफेगस का काम क्या होता है, भोजन को ढकेलने का काम करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रमानुकुंजन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, अब थर्ड चीज आती है आमाशय। आमाशय के अंदर बेटा 4 से 5 घंटे भोजन रहता है। ठीक है, और जो आमाशय होता है इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है कार्डियक। कार्डियक के अंदर क्या होता है बेटा, कार्डियक के अंदर HCl होता है। ठीक है, HCl क्या होता है, एक प्रकार का एसिड होता है जो क्या करता है, भोजन को एसिडिक बनाता है। ठीक है, और जो अगर भोजन प्लस फूड, जो हमारा फूड आया है प्लस HCl जब मिल जाता है तो बेटा इसको हम कहते हैं काइन। ये एक गाढ़ा घोल होता है। ठीक है, ये डाइजेशन के प्रोसेस में बनता है, इसको हम काइन कहते हैं। ये एक प्रकार का गाढ़ा घोल होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब देखो फंडिक, सेकेंड पोर्शन है फंडिक। बेटा फंडिक के अंदर ऐसे छोटे 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 कांटेनुमा संरचना होती है जिसको हम रूगी कहते हैं। अब रूगी का काम क्या होता है, जो भी हमारा भोजन आ रहा है, यहाँ से जो भोजन आ रहा है इसको यहाँ ये रोक के रखता है। ठीक है, थोड़ा टाइम के लिए रोक के रखता है। देखो रूगी जो होता है ये कांटेनुमा संरचना होती है। तो बेटा क्या होता है, आप जब भी आप भूखे रहते हो, काफ़ी टाइम के लिए भूखे रहते हो, तो उसमें क्या होता है, आपका पेट दर्द करने लगता है ना, जैसे लगता है कि कुछ चुभ रहा है, जैसे हम कहते हैं कि चूहे कूद रहे हैं पेट में हमारे। तो वो क्या होता है, यही रूगी जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई सभी को। थर्ड पार्ट क्या है, पाइलोरिक। पहला पार्ट क्या था, कार्डियक, सेकेंड फंडिक। फंडिक के अंदर रूगी होते हैं, रूगी का काम क्या होता है, भोजन को थोड़े टाइम के लिए रोकना। फिर थर्ड चीज आती है पाइलोरिक। पाइलोरिक का काम क्या होता है बेटा, यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट होता है, गैस्ट्रिक जूस, इसको हम कहते हैं जठर रस। ठीक है, ये 2 तरीके का रस होता है, एक होता है रेनिन और दूसरा होता है बेटा पेप्सिन। ठीक है, अब रेनिन का काम क्या होता है, रेनिन जो होता है ये दूध को दही बनाता है। देखो जब भी दूध का जब भी पाचन होगा, दूध के अंदर जो भी प्रोटीन होंगे वो क्या होंगे, वो दही के अंदर चेंज होते हैं। ठीक है, दही में डाइजेस्ट होगा, फिर उसके बाद उसका अगला डाइजेशन होगा। ये बातें समझ में आ रही। आप जब भी देखते हो छोटे बच्चे क्या होते हैं, जब भी दूध पीते हैं तो वोमिट कर देते हैं। वोमिट करने के बाद आप देखोगे वो दही के फॉर्म में दिखता है। तो यही क्या होता है, ये रेनिन की वजह से होता है। ठीक है, हमारे अंदर भी ये चीज़ें होती हैं, दूध पहले दही के अंदर चेंज होता है, फिर इसका डाइजेशन होता है। ठीक है, ये आप क्लास 12th में पढ़ोगे, बायोलॉजी में एक चैप्टर है ह्यूमन वेलफेयर, तो वहाँ पे आपको दिखता है कि दही जो होता है पार्शियली डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ मिल्क होता है। ये है कि उसका अर्धपाचन वाली प्रक्रिया से दही बनता है। ठीक है, अब पेप्सिन का काम क्या होता है, ये प्रोटीन को, पेप्सिन जो बेटा, पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को किसके अंदर चेंज करता है, पेप्टोन। ठीक है, अब प्रोटीन का भी एक और सिंपल फॉर्म होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चेंज होगा। प्रोटीन जो होता है सबसे सिंपल फॉर्म क्या होता है बेटा, अमीनो एसिड। ठीक है, हमने अब ये बताया था कि जो भी भोजन होगा वो अपने सबसे सिंपल फॉर्म में चेंज होना चाहेगा। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका सबसे सिंपल फॉर्म क्या होता है, ग्लूकोज होता है, और जो प्रोटीन होता है इसका सबसे सिंपल फॉर्म क्या होता है, एमिनो एसिड। ठीक है, तो अभी तक क्या हुआ, अभी हमारा जो प्रोटीन था ये पेप्टोन के अंदर चेंज हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ, ये दूध दही में चेंज हुआ। ठीक है, रेनिन और पेप्सिन। आपसे क्वेश्चन आ सकता है रेनिन और पेप्सिन कौन से अंग से सेक्रेट होते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे आमाशय से। ठीक है, आमाशय का एंजाइम कौन कौन से हैं, रेनिन एंड पेप्सिन। ठीक है, फिर इसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन इनका काम क्या होता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पूर्ण पाचन होता है। पाचन की प्रक्रिया जो होती है पूरी यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे पाचन भी होता है और शोषण भी होता है, मतलब कि डाइजेशन भी होता है एंड एब्जॉर्प्शन भी होता है। ये बातें समझ में आ रही है सभी को। अब देखो
इंटेस्टाइन होता है इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, सेकेंड पार्ट होता है जेजुनम, थर्ड पार्ट होता है इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम को हम क्या कहते हैं, ग्रहणी। कहीं कहीं पे आपको पक्वाशय भी लिखा दिखेगा, तो इसी को क्या कहते हैं, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के अंदर क्या होता है बेटा, ड्यूडेनम के अंदर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, सबसे ज़्यादा पाचन होता है। ठीक है, यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट होगा, स्टार्च जो होगा, स्टार्च किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोटीन होगा, प्रोटीन कहाँ चेंज हो जाएगा, एमिनो एसिड। ठीक है, यहाँ पे अभी आपने देखा था एंजाइम प्रोटीन के लिए क्या था, पेप्सिन था, बट यहाँ पे ट्रिप्सिन होता है। ठीक है, स्टार्च के लिए हमने ऊपर देखा था वहाँ पे डाइजेस्ट था, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एमाइलेज होता है। ठीक है, ये सब बातें याद रखेंगे आप। फिर जेजुनम के अंदर ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बट यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन होता है। इलियम के अंदर बचा कुचा पाचन हो जाता है और एब्जॉर्प्शन हो जाता है। यहाँ पे भी क्या होता है बेटा, पाचन और एब्जॉर्प्शन और शोषण। और यहाँ पे भी क्या होता है, पाचन, यहाँ पे भी क्या होता है, पाचन प्लस एब्जॉर्प्शन और शोषण। ये बातें समझ में आ रही सभी को। और लास्ट पार्ट आता है, क्या आता है, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। बेटा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते हैं, यहाँ पे किसी प्रकार का डाइजेशन भी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एंजाइम ही नहीं होते, है ना। यहाँ पे बस काम क्या होता है इसका, जल का अवशोषण करना। अब देखो, जो भी चीज़ बच रही है बड़ी आंत में, उसके जल को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, बाकी जो चीज़ें बचेंगी वो अपशिष्ट पदार्थ हो जाएंगी। और वो अपशिष्ट पदार्थ कहाँ जाएगा बेटा, अपशिष्ट पदार्थ नेक्स्ट पार्ट रेक्टम में जाएगा। रेक्टम को हम कहते हैं मलाशय। ये ये बड़ी आंत का ही पार्ट होता है रेक्टम। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, और इस अपशिष्ट पदार्थ को हम कहते हैं बेटा फीकस। ठीक है, और इसका लास्ट पार्ट क्या होता है, लास्ट पार्ट होता है बेटा एनस। एनस जिसको हम कहते हैं गुदा। जो भी अपशिष्ट पदार्थ है वो क्या कर जाते हैं, यहाँ पे बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीफिकेशन। फिकेशन मतलब कि अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डीफिकेशन। और ये कहाँ पे होता है, ये एनस के अंदर होता है। ये बात सभी को समझ में आ गई। ये छठा ये सात, ये बातें समझ में आ गई। ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल था। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। पहली डाइजेस्टिव ग्लैंड आती है, अभी हमने पढ़ लिया था, यहाँ पे 3 ग्रंथियाँ हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। सैलिवरी ग्लैंड, इसको 3 जोड़ी लाल ग्रंथि, बेटा लाल ग्रंथि को हम इंग्लिश में कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, सभी को समझ में आ रही सारी चीजें। अब देखो, जो यकृत है, लीवर है, लीवर के अंदर क्या होता है, पित्त का निर्माण होता है। पित्त मतलब कि बाइल का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पित्त का निर्माण हो रहा है। और बेटा पित्त का काम क्या होता है, जो बाइल होता है, बाइल का काम क्या होता है, ये इमल्सिफिकेशन करवाता है। ठीक है, बाइल का काम क्या होता है, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब कि वसा को तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज करता है। ये प्रोसेस आपको पढ़ना नहीं है कि वसा के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, बट माइसेल्स कहते हैं। ठीक है, देखो ये प्रोसेस आपसे आता है एग्जाम के अंदर, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कौन करवाता है। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कौन करवाता है बेटा, पित्त करवाता है, बाइल करवाता है। ठीक है, और फिर गाल ब्लैडर आता है। यहाँ पे हमने गाल ब्लैडर दिखाया था, जहाँ पे लीवर होता है, लीवर से जुड़ा हुआ एक आपको थैले जैसी संरचना दिखेगी, उसको हम क्या कहेंगे, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को हम पित्ताशय हिंदी में कहते हैं। ये क्या करता है, स्टोर करता है पित्त को। ठीक है, संचित करता है, पित्त को संचय करता है।
ठीक है बेटा, सभी को समझ में आई ये सारी बातें? एक बार मैं इस स्लाइड को समझा देती हूँ फिर से। सबसे पहली बात हमने पढ़ी कि भोजन जो होता है वो मुंह में जाता है, तो मुंह के अंदर क्या होता है बेटा, मुंह से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है ना। सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है जहाँ पे डाइजेशन शुरू होता है, मुंह के अंदर होता है। और माउथ के अंदर बेटा डाइजेशन का किस, उम्मीद करती हूँ बेटा सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जैसे इस बैच का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फ़ायदा पहुँच पाए। ठीक है बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।